वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट और पिछले लेक्चर्स में हमने बात की है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं अल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, उनके कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, कितनी उनकी स्टेबिलिटी होती है। फिर हमने बात की कि भाई जो अल्कली मेटल हैं उनके लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसके बाद हमने बात की कार्बोनेट्स की, उनकी स्टेबिलिटी की और उनकी सॉल्युबिलिटी की। आज हम बात करने वाले हैं सल्फेट्स की। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके जो सल्फेट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी। एस ब्लॉक एलिमेंट यानी कि अल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। जो अल्कली मेटल हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, और एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अल्कली मेटल के ऊपर आयनिक फॉर्म में +1 चार्ज होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल पे +2 चार्ज होगा। और जो सल्फेट एनायन है उसके ऊपर होता है -2 चार्ज। तो जब कंपाउंड बनेंगे अल्कली मेटल की मैं बात करूं, अल्कली मेटल सल्फेट, उनका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा M2SO4। और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं उनके केस में फॉर्मूला होगा MSO4। अब बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की। जो स्टेबिलिटी है यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी, वो डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल की बात करूं तो Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, और एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4। डाउन द ग्रुप जो कैटायन का साइज है लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटाशियम, पोटाशियम से रुबिडियम इंक्रीज करता है। सेम केस यहाँ पे बेरिलियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कैल्शियम, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम, साइज जो है कैटायन का वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। और एनायन का जो साइज है वो पहले से ही बड़ा है। जो सल्फेट आयन है इसका साइज पहले से ही बड़ा है। जब साइज कंपेरेबल होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। या फिर मैं इसको दूसरे वे में कहना चाहूँ तो जो डाउन द ग्रुप है कैटायन का साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब कैटायन का साइज इंक्रीज करेगा उस सिनेरियो में जो पोलराइजिंग पावर है कैटायन की वो डिक्रीज होगी। जितना पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी इस बड़े एनायन यानी कि सल्फेट एनायन के साथ इनकी होगी। अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो थर्मली कम स्टेबल होगा, अगर पोलराइजिंग पावर कम होगी तो थर्मली ज़्यादा स्टेबल होगा सल्फेट। सो डाउन द ग्रुप क्योंकि पोलराइजिंग पावर मेटल की डिक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी चाहे वो अल्कली मेटल सल्फेट की है या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट की इंक्रीज करेगी। अब बात करते हैं सोल्युबिलिटी की। जो सोल्युबिलिटी है किसी भी आयनिक कंपाउंड की वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज लैटिस एनर्जी एंड सेकंड वन इज हाइड्रेशन एनर्जी। जो लैटिस एनर्जी है वो होती है स्टेबिलिटी बताने वाली, यानी कि जो 1 मोल है आयनिक सॉलिड का उसको गैसियस आयंस के अंदर डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। देखो जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को सोल्यूबलाइज होना है तो उसके आयन को सेपरेट होना पड़ेगा। तो जो सेपरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए वो क्या है, लैटिस एनर्जी। दूसरा केस है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन मॉलिक्यूल गेट हाइड्रेटेड, यानी आयनिक कंपाउंड जब हाइड्रेटेड होगा, वाटर से इंटरेक्शन करेगा, सोल्युबलाइज होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। लैटिस एनर्जी हमें प्रोवाइड करवानी पड़ती है
उनको आयंस में डिसोसिएट करने के लिए, और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है उनके आयन में डिसोसिएट होके वाटर से इंटरेक्ट करने से। यानी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो ईजिली सोल्यूबल होगा, अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है सोल्यूबलाइज करने के लिए, आयंस में डिसोसिएट करने के लिए, तो सोल्यूबिलिटी कम होगी। यानी कि जो फैक्टर विनिंग रहेगा, लैटिस एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी, उसी के बेसिस पे हम सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे। अब लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप अगर हम चलते हैं तो डिक्रीज करती है, जैसे लिथियम सल्फेट, उसके बाद सोडियम सल्फेट, उसके बाद पोटासियम सल्फेट। डाउन द ग्रुप जो लैटिस एनर्जी है इनके सल्फेट्स की वो डिक्रीज करती है। साइड बाय साइड जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। यानी कि लैटिस एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ही डाउन द ग्रुप क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी। जब डाउन द ग्रुप दोनों चीज़ें डिक्रीज करेंगी, अब विनिंग फैक्टर निकालने के लिए कि वो लैटिस एनर्जी विन कर रही है, हाइड्रेशन एनर्जी विन कर रही है, हमें ये देखना होगा कि किस में ज़्यादा डिक्रीज है, किस में कम डिक्रीज है। देखो, अगर लैटिस एनर्जी जल्दी से डिक्रीज हो रही है और हाइड्रेशन एनर्जी कम डिक्रीज हो रही है, लैटिस एनर्जी में मान लिया डिक्रीज ज़्यादा है डाउन द ग्रुप और हाइड्रेशन एनर्जी में डिक्रीज कम है, तो लैटिस एनर्जी तो ज़्यादा कम हो जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम नहीं होगी, तो विनिंग फैक्टर कौन सा रहेगा, हाइड्रेशन एनर्जी। यानी कि अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज हो रही है और हाइड्रेशन एनर्जी कम डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज दोनों ही हो रही हैं, तो विनिंग कौन रहेगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा बचेगी, लैटिस एनर्जी कम बचेगी। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। अल्कली मेटल केस में यही होता है, जो लैटिस एनर्जी है इसके अंदर ज़्यादा डिक्रीज होता है और जो हाइड्रेशन एनर्जी है इसके अंदर कम डिक्रीज होता है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ज़्यादा रहेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कम रहेगा, तो सोल्यूबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करेगी। अब बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल की। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके केस में अगर हम बात करें, इनके जो सल्फेट हैं बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और स्ट्रोंशियम सल्फेट। अब डाउन द ग्रुप आपको पता है कि लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज करेगी और हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। बट एल्काइन अर्थ मेटल के केस में हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप जो उसका डिक्रीज है वो ज़्यादा है और लैटिस एनर्जी का डिक्रीज क्या है, कम है। अब जिसके अंदर डिक्रीज ज़्यादा होगा वो हार जाएगा, जिसके अंदर डिक्रीज कम होगा वो जीत जाएगा। यानी विनिंग फैक्टर कौन सा रहेगा, डाउन द ग्रुप, लैटिस एनर्जी। तो डाउन द ग्रुप अगर हम चलते हैं तो जो सोल्यूबिलिटी है एल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट की वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर अगर हम देखें हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी लगभग कंपेरेबल सी हैं, तो वहाँ पे जो फैक्टर विन करेगा उसके बाद जो नीचे जाएंगे, नीचे आने पे तो पर्टिकुलरली जो लैटिस एनर्जी है उसके अंदर कम डिक्रीज हुआ है, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड लगभग उतना ही रहेगा और जो एनर्जी रिलीज है हाइड्रेशन से वो बहुत कम हो जाएगा। तो एनर्जी रिलीज होने वाली कम हो गया, एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा रह गया, तो उस केस में जो सोल्यूबिलिटी होगी वो डिक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है, यानी नीचे जाओगे तो सोल्यूबिलिटी कम होगी। अगर ऊपर वालों की बात करें बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनकी तो सोल्यूबिलिटी थोड़ी बहुत है, मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी सोल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये हाईली सोल्यूबल हैं, इनकी सोल्यूबिलिटी है, ये भी हैं स्प्रेंगली सोल्यूबल। बट डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो उनकी कोई सोल्यूबिलिटी नहीं है, वो प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल के बराबर है। तो डाउन द ग्रुप जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी, किसके केस में, एल्कलाइन अर्थ मेटल केस में। जबकि अल्कली मेटल केस में क्या हो रहा था, डाउन द ग्रुप सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही थी।